तो बेटे आप देखोगे अब स्लाइड पे जरा टॉपिक नंबर 2 हमारा कि जिसमें मैं पहले कंसीडर करूंगा कैश बुक फेवरेबल और डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कि कैश बुक का बेटे हमें फेवरेबल बैलेंस आया और कैश बुक का जो फेवरेबल बैलेंस होता है वो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो, बाकी सभी टॉपिक होने वाले हैं, बहुत आसान है। एक क्वेश्चन को बस आप ध्यान से देखना कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, prepare a bank reconciliation statement as on 31st March 2020 from the following particulars। पहले तो बेटे मेरे को ये पकड़ के रखना है कि ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट किस दिन की बनानी है। ये बनानी है 31 मार्च 2020 की। तो ये कट ऑफ डेट है, ये बेंचमार्क डेट अपने अपने दिमाग में बिठा लो कि 31 मार्च 2020 से वाले दिन कैश बुक का क्या स्टेटस है और पासबुक का क्या स्टेटस है। हमने 31 मार्च 2020 वाले दिन स्टेटस देखना है कि कैश बुक ने क्या रिकॉर्ड नहीं किया, पासबुक में क्या रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो 31 मार्च 2020 को, ठीक है, अगर 31 मार्च 2020 से पहले दोनों ने रिकॉर्ड कर लिया फिर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि फिर तो डिफरेंस ही नहीं आया। अगर दोनों ने रिकॉर्ड नहीं भी किया, मान लो 31 मार्च 2020 से पहले कोई ट्रांजैक्शन थी जो दोनों ने ही रिकॉर्ड की, ना कैश बुक ने रिकॉर्ड की ना पासबुक ने रिकॉर्ड की, तो फिर भी बेटे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में उसका रिफ्लेक्शन उसको हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में हमने ये देखना है कि 31 मार्च 2020 को कि दोनों में जो डिफरेंसेस आए हैं वो क्यों आए हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे जरा कि पहले मैं ये चेक करता हूं कि 31 मार्च 2020 को कैश बुक का मिस ऑफ आशु नायक, बेसिकली एक पर्सन का नेम है जहां पे जिसकी हम बीआरएस बना रहे हैं, उसका डेबिट बैलेंस आया हुआ है बेटे 20,500 रुपीज, 20,500 उसका डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो मेरे को कैश बुक कैसे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे तैयार करनी है। ये बेटे इसका फॉर्मेट होएगा, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम है, एक प्लस आइटम्स, जो प्लस होना है हम इधर लिखेंगे, जो माइनस होना है वो हम इधर लिखेंगे। कई ऑथर्स क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं कि ऐड और लेस इधर लिखते हैं, मतलब ये पर्टिकुलर्स के अंदर ही ना जो चीज ऐड होनी है उसको ऊपर लिख दिया पहले, जो चीज लेस होनी है वो सारी नीचे लिख दी, और इधर क्या बनाते हैं वो डिटेल का कॉलम, इधर बनाते हैं अमाउंट का कॉलम। मतलब दैट इज नॉट ए बिग इशू। ठीक है, कि मतलब प्लस और माइनस इसके आप अलग अलग कॉलम्स बना लो। ठीक है, ये भी ठीक है। अगर आप प्लस माइनस के कॉलम अलग अलग नहीं बनाने चाहते, यहाँ पे डिटेल और अमाउंट का कॉलम बनाना चाहते हो, और ऐड और लेस आप इधर लिखना चाहते हो कि जो आइटम्स ऐड होनी है मैं इधर लिखूंगा, जो आइटम्स लेस होनी है मैं इस नीचे लिखूंगा, तो वैसे भी हो सकता है। ऐड तो ऐड ही है ना, वो आप कॉलम के थ्रू ऐड कर लो। ठीक है, चाहे आप उसको ये पैराग्राफ में ऐड कर लो, पर्टिकुलर्स में ऐड कर लो। तो इसलिए मतलब इसमें कोई भी ये कोई दो राय नहीं है कि हाँ भी कि मेरे को ऐसे फॉर्मेट बनाना है, ऐसे फॉर्मेट बनाना है। जो भी आप टेक्स्ट बुक्स को फॉलो कर रहे हो आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो। ऐड ऐड ही होएगा, माइनस माइनस ही होएगा। ठीक है, प्लस प्लस ही है, माइनस माइनस ही है। जो सा मर्जी ऑथर आ जाए प्लस को माइनस थोड़ी बोल देगा या माइनस को प्लस थोड़ी कोई बोल देगा। ठीक है, तो मेरे को आया हुआ था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो मैं स्टार्टिंग यहां से करूंगा। डेबिट मतलब फेवरेबल बैलेंस, तो बेटे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मेरे को आया हुआ है। मैं यहां पे लिखता हूं स्टार्टिंग जो हमें करनी है क्वेश्चन की, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि ये फेवरेबल बैलेंस है। इसका मतलब ये है हमारे बैंक में पैसा पड़ा हुआ है कैश बुक के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो पड़ा हुआ है पैसा तो ये पॉजिटिव बैलेंस होएगा, क्योंकि अगर हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है तो ये प्लस आइटम से हमारा बैलेंस स्टार्ट होएगा। अगर ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता फिर मैं क्वेश्चन को माइनस आइटम से स्टार्ट करता, क्योंकि वो नेगेटिविटी है, हमने बैंक से लोन लिया होता है ओवरड्राफ्ट। ठीक है ना, तो जो लोन होता है, जो ओवरड्राफ्ट होएगा वो माइनस से क्वेश्चन स्टार्ट होएगा। जो बैलेंस है हमारा फेवरेबल बैलेंस है वो हमारा पॉजिटिव सिग्नल है, प्लस से क्वेश्चन स्टार्ट होएगा। तो बेटे अब कैश बुक मेरे को आई हुई है ना फ्रंट पे, मतलब मेरे को क्वेश्चन में ऊपर क्या गिवन आई, कैश बुक का बैलेंस। तो अब मैंने दिमाग में ना ये अजम्पशन लगानी है कि कैश बुक गलत है, सही कौन होएगा, पासबुक। क्योंकि जहां पे हम खड़े हुए हैं वो बैलेंस को अपने दिमाग में इंस्ट्रक्शन दे देनी है कि ये गलत बैलेंस है, जहां पे हमने पहुंचना है ठीक है वो सही बैलेंस है। तो अब आप देखोगे बी ट्रांसेक्शन को मैं रीड करता हूं, चेक्स अमाउंटिंग टू ₹7800। आपने सिर्फ अपने ट्रांसलेशन करनी है मेरे साथ, बस ये क्वेश्चन हो जाना अभी। कहता 7800 रुपीज का एक चेक था जो आपने 27 मार्च को ना ड्रॉ करवाया। अब ड्रॉ का मतलब क्या होता है कि मैंने चेक जो है बैंक से पैसे निकालने थे
या मैंने आपको चेक काट के दिया, ठीक है, चेक्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको चेक काट के दिया, कितने का, 7800 रुपीज। तो इसका मतलब ये है बेटे, जो 7800 रुपीज से मेरी कैश बुक जो है वो ऑन द स्पॉट क्या हो चुकी होगी, डिक्रीज, क्योंकि कैश बुक में तो ऑन द स्पॉट इफेक्ट पड़ता है। 27 मार्च को जैसे ही आपने चेक ड्रॉ किया तो आपकी कैश बुक डिक्रीज हो गई, और विच चेक्स रुपीज 50। अब मेरे को ये चेक करना है कि क्या 31 मार्च तक इसको बैंक ने डिक्रीज कर दिया। मैंने तो 27 मार्च को जैसे ही चेक काट के दिए, जैसे मैंने आपको पेमेंट करनी है, मैंने आपको चेक काट के दिया 7800 रुपीज का। अब आपको चेक काट के दिया, कैश बुक में बैंक कॉलम को मैंने ऑन द स्पॉट क्रेडिट करके डिक्रीज कर दिया। अब मेरे को ये चेक करना है कि 31 मार्च तक क्या बैंक ने इसकी पेमेंट की है कि नहीं की। अगर तो बैंक ने ये 7800 रुपीज की पेमेंट कर दी, फिर तो बेटा ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। बट आगे चेक करते हैं हम, अगर उसने नई पेमेंट की या पार्ट ऑफ पेमेंट की, तो फिर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में वो कंसीडर्ड होएगा जो पेमेंट नहीं हुई। देखो जरा, ऑफ विच चेक्स, वो बोलने वाला है 5200 रुपीज बैंक ने अभी तक डेबिट की है। मतलब बैंक ने डेबिट किया का मतलब क्या है कि बैंक ने अभी तक उसमें से कितने चेक्स की पेमेंट की है, 5800। इसका मतलब ये है बेटे, जो पासबुक डिक्रीज हुई है वो कितने से डिक्रीज हुई है, 5200 रुपीज से। पर मैं कैश बुक कितनी डिक्रीज करके बैठा हुआ हूं, 7800 रुपीज। पासबुक कितनी डिक्रीज हुई है, 5200 रुपीज। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी कैश बुक एक्सेस डिक्रीज है, और ये कितनी एक्सेस डिक्रीज है, 7800 में से 5200 रुपीज को मैं माइनस करूंगा, तो इसका मतलब नटशल डिफरेंस क्या आया कि कैश बुक बेटे डिक्रीज है 2600 रुपीज से। देखो 7800 रुपीज हमने डिक्रीज किया, ठीक है, पासबुक ने कितना डिक्रीज किया, 52। इसका मतलब 52 हमने जो डिक्रीज किया, 52 जो बैंक ने डिक्रीज किया, इस पे तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कुछ बोलेगी, क्योंकि ये डिफरेंस ही नहीं है। हमने भी 52 डिक्रीज किया, बैंक ने भी 52 डिक्रीज किया, ये तो कोई डिस बैलेंसेस नहीं ना हो रहे, ये डिफरेंसेस नहीं ना आ रहे, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में 5200 का इफेक्ट आएगा ही नहीं। जो काम दोनों ने कर दिया ना, वो बीआरएस में नहीं आना, ठीक है। बट बेटे हमने डिक्रीज कितना किया, 78। बैंक ने डिक्रीज कितना किया 31 मार्च तक, 52। टाइमिंग डिफरेंसेस होंगे ना, अभी तक बैंक ने बाकी 2600 के चेक की पेमेंट नहीं की। तो अब सीन क्या है कि हमने डिक्रीज, कैश बुक ने डिक्रीज 2600 ज्यादा कर दिया। जब मैं बोलूंगा ना हमने, तो इसका मतलब कैश बुक, तो हमने 2600 से ज्यादा डिक्रीज की हुई है कैश बुक। बैंक ने 2600 को डिक्रीज नहीं किया, बैंक ने 7800 पूरा डिक्रीज नहीं किया, बैंक ने उसमें से 5200 डिक्रीज किया, हमने 7800 डिक्रीज किया। इसका मतलब हमने एक्सेस डिक्रीज किया, तो ऊपर बैलेंस किसका आया हुआ है, कैश बुक का। इसका मतलब हमने दिमाग में बेटे ये अजम्पशन लगा के चलना था, कैश बुक गलत है, और कैश बुक अगर गलत है, इसने 2600 रुपया एक्सेस डिक्रीज किया, तो कैश बुक गलत है। कैश बुक ने क्यों एक्सेस डिक्रीज किया, ये प्लस होना चाहिए। करके बात फॉलो मेरी, 2600 रुपया कैश बुक ने वध डिक्रीज किया, कैश बुक गलत है, ठीक है ना। हमने दिमाग, क्योंकि जो ऊपर बैलेंस आएगा इसको हमने ये अजम्पशन लगानी है ये गलत है। इसका मतलब कैश बुक ने 2600 रुपीज एक्सेस डिक्रीज किया हुआ है। अब कैश बुक से हम पूछेंगे तेरी क्या मजाल थी कि तूने 2600 रुपए एक्सेस डिक्रीज कर दिया, तू तो गलत है। तो जो कैश बुक में एक्सेस डिक्रीज हुआ है ना, जो पासबुक ने डिक्रीज नहीं किया, ये देखो कैश बुक ने डिक्रीज किया, पासबुक ने इतना डिक्रीज नहीं किया, ठीक है ना। तो कैश बुक ने जो एक्सेस डिक्रीज किया उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इसलिए बेटे ये जो है 2600 रुपीज मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। तो मैं प्लस आइटम्स में लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इसकी बेसिकली जो प्रोनाउंसिएशन होएगी, जो नरेशन होएगी, वो क्या होएगी, चेक्स इशूड, हमने चेक्स इशू कर दिए बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कि हमारी तरफ से चेक डिक्रीज हुए, मेरी कैश बुक में चेक डिक्रीज हुए, पर बैंक ने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की, ठीक है। तो बैंक ने उसकी पेमेंट नहीं की, तो हमने फिर क्यों डिक्रीज किया हुआ है, तो ये बेटे 2600 रुपीज को क्या किया जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस अगर किया हुआ है उसके इफेक्ट्स को अगर ठीक करना हो तो वो क्या किए जाएंगे,
प्लस किए जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट वन। उसके बाद बेटे सी पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो सी पॉइंट हमें क्वेश्चन में आया हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है कि चेक्स पेड फॉर कलेक्शन, कि कुछ चेक्स थे जो हमने अपने बैंक में डिपॉजिट करवाए 10,500 के। इसका मतलब कैश बुक बेटे ऑन दी स्पॉट 10,500 से इंक्रीज होगी। कैश बुक ने ऑन दी स्पॉट कर देना होता है जो काम करना है, बट उसमें से बैंक ने 3,700 रुपीज के चेक को क्रेडिट किया है 3 अप्रैल को। अब पता है क्या बोल रहा है कि कैश बुक जो है ना, कैश बुक जो है, सिर्फ आपकी ट्रांसलेशन अब स्ट्रांग होनी चाहिए यहां पे। कैश बुक बेटे हमारी इंक्रीज है 10,500 से, क्योंकि जब हमने चेक पेड फॉर कलेक्शन, मतलब बैंक पेड फॉर कलेक्शन का मतलब क्या पता क्या होता है कि मैंने बैंक को दे दिए कि मेरे कस्टमर आएंगे, आप पैसे कलेक्ट करके मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर देना, मतलब मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर देना। तो मैंने अपनी कैश बुक को 10,500 से इंक्रीज कर दिया, पर बैंक ने 3 अप्रैल को 3,700 क्रेडिट किया। इसका मतलब बेटे ये है, इसको आप इनडायरेक्ट लैंग्वेज में इन्होंने लिखा हुआ है, इसको हम डायरेक्ट लैंग्वेज में लेके आए तो इसका मतलब ये है 31 मार्च वाले दिन, जिस दिन BRS बनानी है, उस दिन ये 3,700 रुपीज बैंक ने डिपॉजिट नहीं किया, बाकी का डिपॉजिट कर दिया। मतलब मैंने 10,800 के चेक बैंक में डिपॉजिट करवाए ना, जिसमें से 3,700 के चेक बैंक ने कब डिपॉजिट किए? 3 अप्रैल को। इसका मतलब ये है बाकी के चेक बैंक डिपॉजिट 31 मार्च से पहले कर चुका था। तो इसका मतलब ये है बेटे 31 मार्च को अब स्टेटस क्या होएगा? 31 मार्च को स्टेटस क्या होने वाला है कि बैंक ने ये 3,700 रुपीज के चेक को प्लस नहीं किया, क्योंकि बैंक ने वो कब प्लस किया? बैंक अगर क्रेडिट करता है तो प्लस करता है, तो बैंक ने वो कब प्लस किया? बैंक ने वो 3 अप्रैल को 3,700 रुपीज क्या किया है? प्लस किया है। तो इसका मतलब बैंक ने बेटे 31 मार्च को ये 3,700 रुपीज प्लस नहीं किया, या दूसरी लैंग्वेज में आप बोलो कि बैंक ने 31 मार्च तक कितना इंक्रीज किया? 10,500 में से 3,700 को माइनस करके, क्योंकि 3,700 उसने 3 अप्रैल को किया, तो इसका मतलब बेटे 10,500 में से 3,700 को आप माइनस करोगे तो बैंक ने अभी तक 31 मार्च तक का स्टेटस क्या है कि बैंक ने इंक्रीज कितना किया है? 6,800। ठीक है, कैश बुक में इंक्रीज कितना है? 10,500। पासबुक में इंक्रीज कितना है? 68। तो इसका मतलब बेटे हम जो ऊपर बैलेंस ले रहे हैं वो कैश बुक का जो बैलेंस हम ले रहे हैं, जो मैंने आपको बोला है कि जो बैलेंस हमें ऊपर आया होगा जिससे क्वेश्चन स्टार्ट करना है, वो बैलेंस को दिमाग में इंस्ट्रक्शन दे देनी है कि वो गलत है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कैश बुक गलत है। कैश बुक ने जो इंक्रीज किया वो 10,500 किया, बैंक ने जो इंक्रीज किया वो 6,800 किया। तो इसका मतलब ये है कैश बुक ने एक्सेस इंक्रीज कर दिया। कैश बुक ਦੇ ਵਿੱਚ 3,700 रुपीज एक्स्ट्रा डिपॉजिट होया होया ना। फिर ਆਪਾਂ कैश बुक कितनी इंक्रीज की? 10,500, पर बैंक ने कितना इंक्रीज किया? 6,800 रुपीज। तो कैश बुक फिर 3,700 ਨਾਲ एक्सेस इंक्रीज है ना, तेनू की करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि कैश बुक गलत है। ठीक है ना, जो ऊपर बैलेंस आएगा वो गलत है। तो इधर मैं लिखूंगा 3,700 रुपीज को बेटे नेगेटिव साइड मतलब माइनस में लिखूंगा, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होएगी? चेक्स deposited but not yet credited by bank। तो बेटे 3,700 रुपीज को हम क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, क्योंकि कैश बुक इसको इंक्रीज करके बैठा हुआ है 31 मार्च को, पर बैंक ने इसको इंक्रीज नहीं किया। उसके बाद बेटे डी पॉइंट की तरफ आए। जो डी पॉइंट हमें आया हुआ है वो क्या आया हुआ है? डी पॉइंट में ए रॉन्ग क्रेडिट ऑफ ₹400 हैज बीन गिवन बाय द बैंकर्स। मतलब बैंक ने ना रॉन्ग क्रेडिट कर दिया। रॉन्ग क्रेडिट का मतलब क्या है कि बैंक ने गलती से 400 रुपया प्लस कर दिया, क्योंकि बैंक जब क्रेडिट करता है तो मेरा पैसा प्लस हो रहा है। तो इसका मतलब बेटे यही है, अब चाहे गलती बैंक की है, अब यहां पे रॉन्ग क्रेडिट है, ठीक है, गलती बैंक की है, बट हमें अपनी BRS बनाते हुए अजम्पशन यही लेनी पड़ेगी कि कैश बुक गलत है। तो इसका मतलब बेटे यही है कि पासबुक में 400 रुपीज प्लस है,
बट कैश बुक में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो गलत कौन है? कैश बुक है। तो कैश बुक ने इसको प्लस क्यों नहीं किया? तो कैश बुक में हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक हमारी मेमोरी ट्रिक चल रही है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, कि हमने गलत अपने आप किसको रखना है? जिसका बैलेंस ऊपर आया, कैश बुक को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको प्लस करूंगा मैं, क्योंकि बैंक में प्लस है, कैश बुक में प्लस नहीं है। तो कैश बुक में क्या किया जाएगा? प्लस करेंगे हम। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक। wrongly credited by bank but not recorded in cash book। कि बैंक ने इसको रॉन्गली क्रेडिट कर दिया पर कैश बुक में बेटे वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये 400 रुपीज मैं कैश बुक में क्या करूंगा? प्लस करूंगा। नेक्स्ट उसके बाद आइए जी डी पॉइंट पे। ए चेक ऑफ ₹350 डेबिटेड इन कैश बुक। अब कैश बुक में डेबिट हो रहा है, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जब कैश बुक डेबिट होती है तो वो इंक्रीज है। पासबुक अगर क्रेडिट हो तब वो भी इंक्रीज है। कैश बुक क्रेडिट हो तो डिक्रीज है, पासबुक डेबिट हो तो वो डिक्रीज है। ठीक है, इन्वर्स होता है हमेशा। तो कैश बुक में 350 रुपए डेबिट हो गए, तो इसका मतलब ये है जी कि कैश बुक हमारी क्या हो चुकी है? इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, तो कैश बुक बेटे हमारी इंक्रीज हो गई हुई है कितने से? 350 रुपीज से, 350 से। वॉज ओमिटेड टू बी बैंक्ड, मतलब ये हो गया कि कैश बुक में के बैंक कॉलम में आपने 350 रुपया प्लस किया पर आप उसको बैंक में भेजना भूल गए। तो इसका मतलब ये है बेटे पासबुक में या बैंक में ये इंक्रीज नहीं हुआ। कैश बुक इंक्रीज है, पासबुक इंक्रीज नहीं है। गलत कौन है? कैश बुक है। तो कैश बुक ने क्यों इंक्रीज किया हुआ है? मेरे को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? यहां पे मैं क्या लिखूंगा? चेक्स डेबिटेड इन कैश बुक but not sent to बैंक। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि कुछ चेक्स हमने अपनी कैश बुक में इंक्रीज कर दिए पर बैंक ने इंक्रीज नहीं किए, तो कैश बुक गलत है। कैश बुक की क्या मजाल है फिर इंक्रीज करने की? ठीक है, ऐसे सोचना है जैसे मैं सोच रहा हूं। कैश बुक की मजाल है फिर इंक्रीज करने दी, माइनस होएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपका आया जी एफ पॉइंट। ए चेक ऑफ ₹500 बैंक्ड। अब इसका मतलब क्या है कि आपने एक 500 का चेक बैंक को भेजा, ठीक है, एंड क्रेडिटेड, मतलब ये हो गया कि एक 500 का चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया और बैंक ने उसको क्रेडिट भी कर दिया, आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में बेटे आप रिकॉर्ड करना भूल गए। ओमिटेड मतलब भूल जाना। इसका मतलब ये है कि आपकी पासबुक जो है वो बेटे 500 से क्या है? इंक्रीज, पर कैश बुक हमारी इंक्रीज नहीं है। ठीक है ना? पासबुक में 500 प्लस हो गया क्योंकि बैंक ने क्रेडिट कर दिया, पर कैश बुक में आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो गलत कौन है? कैश बुक है। तो कैश बुक को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? चेक्स डिपॉजिटेड into bank but not yet recorded in कैश बुक। कि बैंक में पैसा डिपॉजिट हो गया पर कैश बुक में आपने रिकॉर्ड नहीं किया। तो कैश बुक में क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? तो बेटे कैश बुक में मैं इसको क्या करूंगा? प्लस करूंगा। तो 500 रुपीज को मैं क्या करने वाला हूं? यहां पे प्लस करने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद आ गया जी जी पॉइंट।
ये अच्छा पॉइंट है, इसको अब आप ध्यान से समझिए जरा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये बिल्स रिसीवेबल एक बीआर है जिसके हमें पैसे आने थे 31 मार्च को, ठीक है, जिसकी ड्यू डेट 31 मार्च है। बीआर मतलब डेटर से हमें पैसे आने थे, वो बिल ना हमने डिस्काउंट करवा लिया। ये मैंने आपसे ना प्रीवियस भी डिस्कशन की थी, शायद इसको मैंने कैश बुक के चैप्टर में डिस्कशन की थी कि जो बीआर होता है वो उसको डिस्काउंट करवाने का मतलब क्या होता है कि हमें पैसा ना 31, हमारे बिल की ड्यू डेट ना हो सकता है बाद में हो, 31 मार्च से बाद हो, या 31 मार्च को ही लगा के चलो कि मेरे को जो पैसे मिलने थे ना 31 मार्च को मिलने थे। ये मेरी अपने डेटर से कमिटमेंट है कि वो मेरे को पैसे 31 मार्च को देगा। पर बेटा मेरे को पैसे की जरूरत ना 20 फरवरी को ही पड़ गई, पहले ही पैसे की जरूरत पड़ गई। तो मेरे पास ऑप्शन क्या होती है कि मैं बैंक से जाके वो बिल क्या करवा लूंगा, डिस्काउंट करवा लूंगा, और बैंक अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के मेरे को पैसे दे देगा। और पूरे पैसे कहां से ले लेगा, मेरे कस्टमर से, मतलब डेटर से। तो बैंक के लिए वो डिस्काउंट इनकम होती है। इसको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बहुत ब्रॉड में बोलेंगे, ठीक है। मतलब ये हो गया कि मेरे को अगर 10,000 का मेरा बिल है, ठीक है, जैसे यहां पे है, यहां पे बेसिकली ये बिल 1500 का था, मैंने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये बिल की जो बेसिकली मेरे को रिसीट है वो 31 मार्च से पहले आ चुकी हुई है, ठीक है। डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के मेरे को रिसीट आई होगी। उसके बाद उसने क्या बोला है कि अब ये जो बढ़ता बैंक क्रेडिटेड द अमाउंट विद ₹1500 ऑन 2 अप्रैल, मतलब बेसिकली वो क्या बोल रहा है कि एक बिल है जो आपने 31 मार्च से पहले ना डिस्काउंट करवा लिया, ठीक है, मतलब जो बिल आपने डिस्काउंट करवाया, तो इसका मतलब ये है कि 31 मार्च से पहले मेरे को वो बिल के पैसे आ चुके। मैंने फॉर एग्जांपल आपसे पैसे लेने थे, ठीक है, ड्यू डेट थी 31 मार्च, मेरे को पैसे की जरूरत पड़ गई, पहले पैसे की जरूरत पड़ गई, ठीक है, तो मैंने बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या सीन था कि आपने जाके बैंक को कब पेमेंट करनी थी, ड्यू डेट पे 31 मार्च वाले दिन, ठीक है ना। जैसे बैंक ने मेरे को, ये 1500 का बिल है, बैंक ने मेरे को 1400 दे दिया, और बैंक मेरे डेटर से लेगा कितने, 1500, तो बैंक को 100 रुपया बच जाएगा, क्योंकि बैंक ने देने 1400 है, लैने 1500 है, तो बैंक ਨੂੰ 100 बच जाता है। तो सानू पैसे जल्दी चाहिए होंगे है, इस कारण सानू मिल जाते हैं, ठीक है ना। ये सीन है बेसिकली डिस्काउंट का। तो जब मैंने बिल डिस्काउंट करवाया होएगा, whose due date was 31st March was discounted but the bank credited the account with ₹1500 on 2 अप्रैल। इसका मतलब ये है कि मैंने जो बिल डिस्काउंट करवाया मेरी कैश बुक में मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया, पर बैंक ने वो मेरे अकाउंट में कब डाला, 2 अप्रैल को। बेटे अब देखो सीन क्या क्रिएट हो रहा है। 31 मार्च वाले दिन स्टेटस क्या है, 31 मार्च वाले दिन इसका स्टेटस क्या है। 31 मार्च वाले दिन स्टेटस ये है कि मैं अपनी कैश बुक इंक्रीज करके बैठा हुआ हूं, बैंक ने उसको इंक्रीज नहीं किया। बैंक ने उसको क्रेडिटेड कब किया, बैंक ने उसको क्रेडिटेड कब किया, 2 अप्रैल को। तो इसका मतलब ये हो गया कि 31 मार्च वाले दिन कैश बुक इंक्रीज है, पासबुक इंक्रीज नहीं है, तो कैश बुक की क्या मजाल है फिर इंक्रीज की हुई है, इसको क्या करेंगे, माइनस। दोबारा बोल रहा हूं कि मैंने बिल डिस्काउंट करवाया, मैंने अब बैंक से पैसे लेने थे, ठीक है, तो मेरे को पैसे अभी आए नहीं है, पर मैंने कैश बुक में ना उसको रिकॉर्ड कर लिया। एक्चुअली बैंक ने वो पैसे कब दिए, 2 अप्रैल को, ठीक है ना। मैंने 31 मार्च से पहले उसको अपनी कैश बुक में प्लस कर दिया, अभी मेरे बैंक बैलेंस में वो प्लस नहीं हुआ, क्योंकि बैंक ने कब उसको क्रेडिट किया, 2 अप्रैल को। तो इसका मतलब बेटा ये है 31 मार्च वाले दिन इसका स्टेटस क्या है कि मेरी कैश बुक इंक्रीज है, मेरी पासबुक इंक्रीज नहीं है। तो फिर कैश बुक क्यों इंक्रीज है, कैश बुक तो गलत हम मान रहे हैं क्योंकि उसका बैलेंस ऊपर आया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसको माइनस करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको माइनस करूंगा, और यहां पे क्या लिखूंगा, चेक्स, या चेक्स नहीं लिखते हम, बीआर लिखते हैं, बीआर डिस्काउंटेड but not yet credited by बैंक, कि मैंने बीआर डिस्काउंट करवा लिया पर बैंक ने अभी तक मेरे अकाउंट में इसको क्रेडिट नहीं किया, तो फिर मैं इंक्रीज क्यों करके बैठा हुआ हूं, मैं क्या करूंगा, इसको डिक्रीज, माइनस करूंगा, ठीक है। और लास्ट एच पॉइंट पे बेटा चलते हैं। एच पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, आइटम्स अनटिक्ड इन पासबुक।
अच्छा, इसका मतलब पता है क्या होता है अनटिक्ड? अनटिक्ड का मतलब क्या होता है कि जब हम पासबुक से, जब हमारे पास पासबुक आती है ना, या कुछ बिजनेस कंसर्न 15 दिन के बाद पास निकाल लेती है अपनी स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट। कुछ बिजनेस कंसर्न 3 महीने बाद बैंक स्टेटमेंट निकलवाती है, कुछ 6 महीने बाद, कुछ साल बाद निकालते हैं। तो वहां से ना एंट्रीज को मैच किया जाता है कैश बुक के साथ, कि जैसे पासबुक में जो एंट्रीज हैं, क्या हमने वो कैश बुक में रिकॉर्ड कर ली हैं कि नहीं रिकॉर्ड की। तो वहां पे ना फिर टिकिंग की जाती है कि जो एंट्री रिकॉर्ड हो जाती है ना, उस पर एक छोटा सा टिक लगा दिया जाता है, हाँ जी ये एंट्री दोनों साइड रिकॉर्ड हो गई, तो ये बीआरएस में नहीं आएगी। अच्छा, जिस पे टिक नहीं लगा हुआ, जो बैंक स्टेटमेंट हमने बैंक से वो कॉपी निकलवाई है, ठीक है, जो हमने प्रिंट आउट निकलवाए हैं, उस पे जिस पे टिक नहीं लगा हुआ, इसका मतलब वो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं की। क्योंकि जिदे ते टिक लग गया, जिवें कोई बैंक चार्जेस है, मान लो 250 रुपए के बैंक चार्जेस है, तो मैं पासबुक तो देखे 250 रुपए के खर्चे है, तो उन्होंने चक के किधर रिकॉर्ड करता कैश बुक च, क्योंकि बैंक के खर्चे तो बैंक स्टेटमेंट तो ही पता लगने है ना, ठीक है ना। पर जे मान लो मैं 250 टिक करना ही भुल गया पासबुक तो, फिर ਇਹਦਾ मतलब यह है मैं कैश बुक चों रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। तो अनटिक्ड का मतलब पता क्या होता है कि कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो यहां पे भी यही लिखा हुआ है कि आइटम्स अनटिक्ड इन पासबुक, तो बैंक चार्जेस 15 रुपए, और ये इंटरेस्ट क्रेडिट की है बैंक ने। क्रेडिट का मतलब है मेरे अकाउंट में बैंक ने इंटरेस्ट दिया है मेरे को, मेरा अकाउंट प्लस की है। मतलब ये है जी, बैंक चार्जेस से ना हमारी पासबुक क्या होती है डिक्रीज, मतलब मेरा बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है। और इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक से मेरी पासबुक का बैलेंस क्या होना था, इंक्रीज। क्योंकि ये इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक है, जिवें सेविंग अकाउंट देते हैं इंटरेस्ट मिलता है ना, इदा ही ये इंटरेस्ट है, अपने आप ही अकाउंट च मेरा प्लस हो ही जाता है, 3.5% या 4% जो भी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि 15 रुपीज़ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਬੁੱਕ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ 30 रुपीज़ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਬੁੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ 15 रुपीज़ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ 30 रुपीज़ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ 'ਚ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ, क्योंकि आइटम्स ही की हो चुकी हैं अनटिक्ड। अनटिक्ड आइटम का मतलब यह है कि कैश बुक दे विच यदि कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, ठीक है। तो हुण मैं की करूंगा कि बैंक चार्जेस जो है बेटे 15 रुपीज़, इसको अब मेरी कैश बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए, तो कैश बुक डिक्रीज होनी चाहिए। तो मैं कैश बुक को क्या करने वाला हूं, डिक्रीज। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, हम अब आगे ये लिख सकते हो बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। ये नहीं भी लिखोगे चलो कोई इशू नहीं है, बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो इसका मतलब ये है जी, मेरी कैश बुक 15 रुपए से डिक्रीज नहीं हुई, तो मैं 15 रुपए से कैश बुक को क्या करने वाला हूं, डिक्रीज। और जो बैंक ने मेरे को इंटरेस्ट देना था, ठीक है, जो इंटरेस्ट देना था उससे मेरी कैश बुक इंक्रीज होनी चाहिए थी। मतलब यहां पे मैं लिखूंगा इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, मतलब बैंक ने इसको प्लस कर दिया और कैश बुक में ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है, बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो मतलब ये हो गया जी, मेरी पासबुक इंक्रीज है और बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं है, तो मैं बैंक बैलेंस को क्या करने वाला हूं, 30 रुपीज़ से क्या करने वाला हूं, इंक्रीज। मतलब ये हो गया कि मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज है, सॉरी मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज है, कैश बुक नहीं इंक्रीज, कैश बुक का बैंक नहीं इंक्रीज, तो कैश बुक में उसको क्या कर रहा हूं, इंक्रीज, ठीक है, प्लस कर रहा हूं मैं। अच्छा, अब मेरे को ना ये देखना है कि कौन सी साइड हैवी है, प्लस आइटम्स का टोटल ज़्यादा है कि माइनस आइटम्स का टोटल ज़्यादा है। तो इसका बेटे मेरा यहाँ पे ना टोटल करूंगा मैं, दोनों साइड्स का मेरे को यहाँ पे अब टोटल करना है, ठीक है। तो मैं टोटल करता हूँ, पहले मैं प्लस साइन प्लस आइटम्स सारी टोटल करता हूँ, वो कितनी कितनी है, 20,500, और देन उसके बाद बेटे 2600 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 30। तो जो हमारी प्लस आइटम्स का टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 24,030 रुपीज़,
ठीक है। और जो हमारी माइनस आइटम्स हैं उसका टोटल कितना है 3700, ठीक है, और 350, 1500 प्लस 15, तो माइनस का 5565, जो माइनस आइटम्स हैं उसका टोटल कितना है 5565। तो 5565 मेरे को कहां पे लिखना है माइनस आइटम्स वाली साइड, ठीक है। तो मैं लिखता हूं अभी 2 मिनट, ये थोड़ा एरर आ रहा है, इसमें लोडिंग हो रही है। तो 5565 बेटे मैं माइनस आइटम्स का टोटल लिखूंगा, ये माइनस आइटम्स थी हमारी 5565, ठीक है। अब मेरे को ये देखना है कि कौन सी साइड हैवी है, कौन सी साइड ज्यादा है, एक्सेस है, वो बेटे प्लस आइटम्स ज्यादा है। और अगर प्लस आइटम्स ज्यादा है ना, इसका मतलब ये है हमारा बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। देखो जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ वो बेसिकली कहां से स्टार्ट हुआ, वो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ कैश बुक से, और कैश बुक का से अगर क्वेश्चन स्टार्ट हुआ तो ये क्वेश्चन ने खत्म कहां पे होना होता है फिर पासबुक पे। अगर क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट हुआ है तो इस क्वेश्चन की एंडिंग पासबुक पे होनी है। तो अगर ये प्लस आइटम्स अगर पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट होता फिर खत्म कहां पे होना था कैश बुक पे। अगर प्लस वाली साइड हैवी है, एक्सेस है, तो इसका मतलब आपका पासबुक में बैलेंस पड़ा हुआ। अगर नेगेटिव साइड हैवी होती फिर आपका पासबुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस चल रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना आप। तो ये प्लस साइड हैवी है तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, या आप फेवरेबल भी बोल सकते हो, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस भी बोल सकते हो। फेवरेबल बैलेंस बोल लो चाहे आप पासबुक का क्रेडिट बैलेंस बोल लो, क्योंकि पासबुक में जो फेवरेबल होता है वो हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, या आप खाली बैलेंस एज पर पासबुक भी लिख सकते हो। तो 24,030 माइनस 5565, तो ये कितना आ गया जी 18,465, 18,465, ठीक है। इसका मतलब आपका जो बैलेंस पड़ा हुआ है बैंक में वो 18,465 होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कुछ बच्चे ऐसे क्रैमिंग करते हैं कि अगर माइनस साइड बैलेंस आया ना तो वो फेवरेबल है। बेसिकली ऐसे नहीं पढ़ना होता, हमें हमें ऐसे देखना होता है कि प्लस आइटम्स ज्यादा है आई हैं, तो प्लस आइटम्स अगर ज्यादा आई हैं तो तभी बैलेंस उधर आया ना। वो तो हमें डबल एंट्री बुक कीपिंग को फॉलो करना पड़ता है, जिस कारण दोनों साइड को हमें क्या करना पड़ता है, मैच करना पड़ता है, ठीक है ना। अदरवाइज ये बैलेंस क्रेडिट बैलेंस थोड़ी है, ये बैलेंस तो कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, ठीक है। दिस वन इज द पॉजिटिव सिग्नल, ये हमारा पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है। उसका बैलेंस जरूर क्रेडिट साइड पे आया क्योंकि मेरे को ये डबल एंट्री बुक कीपिंग को फॉलो करना होता है, ठीक है ना। अब क्रेडिट साइड पे अगर आया तो क्यों आया, क्योंकि डेबिट साइड हैवी है, ठीक है ना। तो इस कारण ये था बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर, आप बोल लो कि जो हमारा सीक्वेंस चल रहा था क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कैश बुक को मैंने ऊपर रखा है और कैश बुक के फेवरेबल बैलेंस को मैंने कंसीडर किया है और उस वजह से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करवाया, ठीक है। अब ऐसे ही हम टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 4, 6, जितने भी 5, 6 ये टॉपिक्स हैं सभी का एक एक क्वेश्चन आपसे डिस्कशन करेंगे। आपकी प्रैक्टिस भी इंक्रीज हो जाएगी और आपको हर तरह का क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व करना आ जाएगा।